नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वे उन लोगों के लिए अगला व्याख्यान यानी कि व्याख्यान संख्या 4 है। अब तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग कक्षा किस प्रकार से रखना चाह रहे हैं। नियमित रूप से कक्षाएँ हो रही है और उसके साथ में कल संडे था, उसके बावजूद भी क्लास थी, तो कक्षाएँ रोज़ आपके पास में आ रही हैं। और अब आपका कर्तव्य बढ़ जाता है क्योंकि आपको भी पढ़ना है नियमित रूप से। अगर आप नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैंने कहा बाद में जाके ये इकट्ठा हो जाएगा और बहुत भारी समस्या उत्पन्न करेगा। चलिए, कल हमने अलैंगिक जनन के बारे में बात करी, आज हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। लैंगिक जनन, हालांकि कल का टॉपिक भी लैंगिक जनन पे था और उससे आगे की घटना आज हम देखेंगे। देखिए, लैंगिक जनन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के चक्र आते हैं, है ना। एक हमारे पास में आता है मध चक्र, मध चक्र, और एक हमारे पास में आता है रज चक्र। हालांकि इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं कि मध चक्र जो है वो हमेशा नॉन प्राइमेट जो हैं, प्राइमेट्स में होता है। कौन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास में गाय है, भेड़ है, बकरी है, चूहा है, हिरण है। इनके अंदर मध चक्र होता है और ये नॉन प्राइमेट्स हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि नॉन प्राइमेट्स के अंदर एक ऐसा समय आता है जब उनमें शुक्राणुओं का और अंडाणुओं का विकास होने लगता है और वो जो सजीव हैं वो आपस में निषेचन की क्रिया संपन्न करवाते हैं, है ना। तो जब आपने देखा होगा गाय है, भेड़ है, बकरी है, चूहा है, हिरण है, यानी कि एक निश्चित काल है इनके पास में, निश्चित काल है। उस काल के दौरान ही क्या होगा, मध चक्र प्रारंभ होगा। साथ ही साथ में हमारे पास में एक चक्र और आता है ऋतु चक्र, ऋतुस्राव। यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में उसका दोहराना, उसे हम कहेंगे ऋतुस्राव। किसमें होता है ये, तो ये नॉन प्राइमेट्स में था, तो ये हमें पता ही है प्राइमेट्स में होगा। कौन से सजीव होंगे, एग्जाम्पल इसके मनुष्य खुद होगा, मानव, मादा, और गिब्बन है, बंदर है। इनके अंदर आप जो प्राइमेट्स हैं उनमें क्या देखेंगे, ऋतुस्राव देखेंगे। अब जो बंदर हैं या दूसरे सजीव हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, एक निश्चित काल के दौरान उनमें भी क्या होगा, ऋतुस्राव होगा और वो आपस में संलयन की क्रिया संपन्न होगी। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया वहाँ पर संपन्न होगी। अब देखिए, ये जो समय था जब हमने मध चक्र की बात करी, तो मध चक्र जो है वो एक प्रजनन काल के रूप में उभर के सामने आएगा। आपने देखा होगा कि जब सजीव लेते हैं, अगर मान लो गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, कोई भी जानवर है, तो एक निश्चित काल के दौरान सभी सजीवों के अंदर, उस प्रजाति के अंदर क्या होगा, प्रजनन की क्रिया संपन्न होगी। अब क्या मध चक्र और रज चक्र जो है या ऋतु चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक निश्चित अवधि के बाद में क्या होगा, निश्चित अवधि के बाद में यह चक्र बंद हो जाता है ना। अब वो निश्चित समय जब आएगा तब वो चक्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में उसके बाद में यानी कि जो प्रौढ़ावस्था है वो समाप्त हो जाएगी और यहाँ से एक अवस्था प्रारंभ हो जाएगी जिसे कहेंगे हम वृद्धावस्था। हमने किसकी बात करी, बंदर की बात करी है यहाँ पर, और किसकी बात करी है, अपने यहाँ पर मनुष्यों की बात करी है अपन ने, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं अपन, चलिए, ताकि समझ में आ जाए। जब जनन काल समाप्त हो जाता है तो वृद्धावस्था ऑब्लिक जीर्णावस्था आ जाती है।
है ना। हम कहेंगे कि साहब वृद्धावस्था कब प्रारंभ होगी? जब प्रजनन काल का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीव जब प्रजनन क्रिया करना छोड़ देगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण से नहीं हो रहा, वो बात नहीं कह रहा हूँ। जब नेचुरली, है ना, जब उसके अंदर क्या होगा, युग्मक बनने बंद हो जाएंगे, उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? वृद्धावस्था के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये जितना भी खेल होता है ना, मधुचक्र और ऋतुस्राव, ये क्या है, किसके कारण हो रहा है? तो लिख लीजिए, क्या कोई क्रिया इसे प्रेरित कर सकती है, या कोई इस क्रिया को रोक सकती है, संदमित कर सकती है? प्रेरित करना और संदमित करने वाला कोई ना कोई तो है। तो यूँ कहेंगे हम कि पादपों में व जंतु में, एक बार मैं लगा दो खाली, पादप व जंतु में हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है? एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। बिना हार्मोन के प्रजनन की जो क्रिया है वो संभव होना संभव नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? हार्मोन एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। अच्छा, तो क्या लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार की होती है? हम बात करेंगे लैंगिक जनन क्रिया के चरण, ऐसा लिख देते हैं चरण। कौन कौन से चरण होते हैं? देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपने पढ़ाई किस प्रकार से की, तो आप अपना चरण बताएंगे। सर, हमने सबसे पहले पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक पास करी, यानी कि फर्स्ट से लेकर 9th तक हम आए। उसके बाद में हमने 10th क्लास पास करी। 10वीं पर आपने अपना जोर जमाया, क्योंकि इसके परसेंटेज के आधार पर, इसके दबाव के आधार पर, लोगों को कहने के आधार पर आपने साइंस बायो ली। अब आप 11th 12th कर रहे हैं, भविष्य में एमएससी करेंगे, बीएससी करके एमएससी करेंगे, नर्सिंग करेंगे, नीट करेंगे, जो भी करेंगे। चलिए, तो बताइए, एक तो हुई आपकी 10th क्लास, एक क्या होगी 10th से पहले की क्लास, तो यूँ नहीं कह सकते 10वीं से पूर्व की कक्षा। एक अपन क्या कह सकते हैं? 10वीं के पश्चात की कक्षा। क्या क्या चीज़ें आई? पूर्व आया, पश्चात आया और 10वीं आई। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है, उसमें भी हम पूर्व निषेचन, फिर अकेला निषेचन और निषेचन के बाद में पश्च निषेचन की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं 10वीं कक्षा को, ताकि आप लोगों को साथ साथ में समझ में आ जाए। इस घटना को समझ लेते हैं, कौन कौन से चरण हैं। तो मूलतः हमारे पास में जो चरण आ रहे हैं भैया, ये चरण है। पहला होगा निषेचन, पूर्व। एक क्रिया हमारे पास में आ रही है निषेचन, और एक क्रिया आ रही है पश्चात। किसके? तो निषेचन के, निषेचन के पश्चात। देखिए, निषेचन से जो पूर्व की घटना हो रही है, उसमें आप लोग देखिए कि यानी कि दोनों युग्मक जो हैं, नर और मादा, उनका जो मिलन हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? निषेचन बोल रहे हैं। तो इससे पहले की घटना क्या हुआ? निषेचन से पूर्व की घटना। तो यहाँ पर क्या होगा? दो घटनाएं घटेगी। क्या घटनाएं घटेगी? एक तो होगा युग्मकों का निर्माण, और एक घटना और घटेगी युग्मकों का स्थानांतरण। देखिए, यहाँ पर दो घटनाएं घटी हैं। किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं? निषेचन से पूर्व की घटना के अंदर देखिए, एक तो युग्मक बनेंगे, बनने के बाद में उसको दूसरे स्थान पर भेजना भी है। किसी फैक्ट्री में कोई माल तैयार हो रहा है, उसके बाद में उसको भेजना और वहाँ तक पहुँचना, पहुँचने के बाद में क्या हुआ उसकी घटना को भी देखना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आज की क्लास के अंदर, शायद तक हम इसी टॉपिक पर बात कर पाएंगे, युग्मकों का निर्माण। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ताकि हम युग्मकों के निर्माण पर बड़े आसानी से हम बात कर पाएंगे। ले लिया? चलिए अब देखते हैं युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। हेडिंग डाल देते हैं, युग्मकों का निर्माण। देखिए किसमें होगा? प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीवों में किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक क्या होते हैं? बनते हैं। अब यहाँ पर भी युग्मक दो तरह के होते हैं। युग्मक जो बना है वो भी दो तरह के हैं। एक होते हैं हमारे पास में समयुग्मजी, समयुग्मजी, और एक बने हमारे पास में विषमयुग्मजी। अब ये क्या बला है? देखिए जब युग्मक का निर्माण हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि नर व मादा दोनों में, जब मैंने बात कही यहाँ पर आपको कि प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। तो हर एक नर के अंदर में भी युग्मक बनेंगे और हर एक मादा में भी क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है? समयुग्मजी। आपको नाम देखते ही पता लग रहा है। सम मतलब क्या हो गया? समान। इसमें लिख देंगे जब नर व मादा युग्मनज की आकारिकी एक समान हो, समान, तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। नर और मादा दोनों के युग्मक समान हो। एग्जाम्पल भी लिखेंगे अपन। क्लेमाइडो शैवाल एक प्रकार है ना, क्लेमाइडो मोनास एक प्रकार का शैवाल है। और इसमें जब आप संरचना देखेंगे तो ये नर है और ये बताइए ये मादा है। करो अंतर इसमें। न तो नर में पता पड़ रहा है न मादा में पता पड़ रहा है। तो मैंने कहा एक नर है और मादा, मेरी मर्जी हो जाए मैं इसको इधर कर दूँ इसको इधर कर दूँ। तो ऐसी परिस्थिति जिनमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही? मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए क्या किया था? सबसे पहले लैंगिक जनन की बात करी। लैंगिक जनन के बाद में मैंने क्या कहा आप लोगों को? जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो उसके अंदर निषेचन की घटना होती है, निषेचन से पहले की घटना होती है और निषेचन से बाद की घटना होती है। जब निषेचन के पहले की घटना हुई वहाँ पर मैंने कहा युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जब मैंने आपको युग्मकों का निर्माण की बात कही तो यहाँ पर मैंने दो घटनाएं बताई। युग्मक हो सकते हैं समयुग्मजी हो या हो सकते हैं कैसे हो? वो विषमयुग्मजी हो। अब विषमयुग्मजी आपके सामने क्लियर हो गया। जब नर व मादा युग्मक समान नहीं हो, समान नहीं हो, नर और युग्मक मादा और युग्मक दोनों होंगे लेकिन समान नहीं होंगे। जैसे मानव, देखिए मनुष्य में एक तो होता है शुक्राशय या शुक्राणु, सॉरी, उसकी संरचना होती है ऐसी चम्मच जैसी, और एक होता है अंडाणु, वो बेचारा अचल संरचना है बिना हिलने वाली। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में भिन्नता आई कि नहीं आई? आई। चलिए अब ये कैसे पता पड़ेगा कि चाहे विषमयुग्मजी हो चाहे समयुग्मजी हो, लेकिन जो नर और मादा जिनमें इनका निर्माण हो रहा है क्या वो अलग अलग हैं या एक ही है? कई बार इसमें हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है और इस भ्रम को दूर करने का काम करते हैं। चलिए एक बार इसको आपने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलो मिटाते हैं।
प्रयोगशाला सहायक के जो विद्यार्थी वो ध्यान देना, आज के दिन ही मैं एक वीडियो और डाल रहा हूँ और वो वीडियो आपके ब्रायोफाइटा पर आधारित है, तो आप लोग वहाँ से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम सजीवों में जो युग्मक हैं की स्थिति क्या है, कहाँ पर कौन से युग्मक हैं। अगर आप मनुष्य की बात करते हैं तो नर और मादा दोनों अलग हैं। गाय की बात करते हैं तो नर और मादा दोनों अलग हैं। अगर आप चूहे की बात करते हैं तो नर और मादा दोनों अलग हैं। लेकिन कुछ ऐसे सजीव भी हैं जिनमें नर और मादा क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो स्थिति किस प्रकार की है, यहाँ पर भी हमारे पास दो है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, कैसे याद रखें, हमारे मेवाड़ में एकलिंग जी भगवान है ना। एकलिंग जी भगवान मतलब शिव जी, और शिव जी इसे मानेंगे पुरुष है तो एक लिंगी हुए, तो एक लिंग जी इज इक्वल टू एक लिंगी। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे एक लिंगी, यानी ऐसे सजीव जिनमें नर व मादा अलग अलग हों। और वे युग्मक बनाते हैं। इसका विपरीत देखिए, द्विलिंगी। क्या होगा, जब किसी सजीव में नर व मादा युग्मक एक ही प्राणी ऑब्लिक पादप में हो। इसका एक और अन्य नाम भी है, इसका नाम है उभयलिंगी। कहाँ कहते हैं इसको उभयलिंगी, तो ये भी लिख दीजिए, फंजाई व पादपों में इसे उपयोग करते हैं। इस शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, फंजाई शब्द का उपयोग कहाँ होता है, तो उभयलिंगी शब्द का उपयोग फंजाई में और पादपों के अंदर इसका उपयोग होता है। बाकी तो हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली द्विलिंगी शब्द का उपयोग करते हैं। द्विलिंगी के अर्थ आप समझ ही गए होंगे। तो आज की जो कक्षा बनी वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनी। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों का महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ आप लोगों के लिए, चलिए मैं फिर बना ही देता हूँ लगे हाथ, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मानव हैं उनकी अगर गुणसूत्र की कोई बात करें, इसकी यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। मानव घर से चला, एक आदमी है जो घर से चला, कुत्ता बिल्ली और फल लेकर कहाँ पहुँच गया, ऑफिस पहुँच गया। तो पहले हम देखते हैं मानव की बात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपन मानव। जो मनुष्य हैं उनमें जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या हमेशा 46 होती है, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आता है घर। घर का मतलब क्या हो गया, घरेलू मक्खी। आप सभी जानते हैं घरेलू मक्खी के अंदर जो इसकी संख्या होती है वो होती है 12। चला का मतलब हो गया चूहा, च से चला और च से चूहा। और आप सब लोग जानते हैं कि चूहा जो है उसमें कितने होंगे, 42, यानी कि 42। चूहे के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, 42 गुणसूत्र होंगे। फिर हमारे पास में कौन आ रहा है, कुत्ता। अब यहाँ से 8 का आंकड़ा चालू हो जाएगा। कुत्ता है, बिल्ली है, तो कुत्ते के अंदर हमारे पास में आ जाता है 78, बिल्ली हमारे पास में आती है 38। और देखिए फल जो लिखा हुआ ये फल नहीं है, ये फल मक्खी है आपकी। और फल मक्खी आपको पता होगा ये एक प्रकार की ड्रोसोफिला हम कह सकते हैं इसको, ड्रोसोफिला।
ल। और आनुवांशिक जितने भी अध्ययन होते हैं इसके बिना अधूरे हैं, और इसका एक महत्वपूर्ण रोल है कि इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और हम बात करें, अगर मान लो ऑफिस, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है ऑफिस, ऑफिस से हमारे पास में आ जाएगा ओफियोग्लोसम, और इसकी संख्या आपको पता ही है कि 1660 होती है। यानी कि मनुष्य के गुणसूत्र की बात करूँ तो 46 होती है, घरेलू मक्खी की अगर मैं बात करूँ तो 12 होती है, और चूहों की बात करूँ तो 42 है, कुत्तों के अंदर गुणसूत्र की अगर संख्या होती है तो 78 होती है, और बिल्ली में 38 होती है, फल मक्खी में केवल 8 होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और हमारे पास में कौन आता है, ओफियोग्लोसम आता है, और 1260 होती है। तो ये एक 12वीं की किताब में जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे थे उसको मैंने इकट्ठा करने की कोशिश करी है आप लोगों के सामने। आप लोग इसको निचोड़ निकाल करके अपने हिसाब से अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में एक नया टॉपिक होगा, और आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हो यार, शेयर करो, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाओ जिन तक ये नहीं पहुँच रहा है। उपयोगी चीज़ें हैं, आपके भी काम आएगी, उनके भी काम आएगी। जय हिंद।